लाइनें लगभग खींच चुकी हैं धर्मयुद्ध की, कौरव पांडवों की सेनाएं सजने लगी हैं, लेकिन चिंता का विषय सिर्फ यही है कि कुछ लोग अभी भी अपने हित को राष्ट्र हित से ऊपर रख रहे हैं। नंबर 2 चीज़, जैसे ही किसानों का मामला सामने आया, सारी अपोजिशन पार्टीज़ ने, कांग्रेस ने अपनी किसान पंचायतें शुरू कर दी, किसानों की तो किसान पंचायत चली रही थी, जयंत चौधरी ने अपनी शुरू कर दी, अखिलेश ने अपनी शुरू कर दी। अब सब जिन जिन की चवन्नी गिर गई थी वो अपनी चवन्नी ढूंढ रहे हैं उसके अंदर। ये समय एक होने का है। अगर अब की बार हारते हैं तो नेतृत्व की कमी और उसकी महत्वाकांक्षा और लालच की वजह से हारेंगे। अब की बार वोट बीजेपी के विरुद्ध बहुत है, बहुत। अब जैसे आप दूसरी तरफ ही देख लीजिए, वोट तो बहुत है पर इकट्ठा कैसे करोगे? जी जी, उसी के लिए कह रहा हूँ कि इस नेतृत्व को मिलना होगा। अभी आप एक चिंता का विषय और देखिए कि अभी तक ये जो सबसे सॉलिड वोट बैंक की पार्टी मानी जाती थी, जिसे मान्यवर काशीराम जी ने बांधा था और बहन जी के पास था, अब उसमें भी डेंट पड़ रहा है। वो कोई क्लियर कट स्टैंड भी नहीं ले पा रही हैं। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन अंबेडकर साहब के नाम पे, वो संविधान के नाम पे ये सब काम करती हैं, उस संविधान का क्या हाल हो रहा है उस पे भी उनकी कोई चिंता नहीं है। नहीं, चिंता तो जता रही हैं, वो तो कह रही हैं बार बार क्या संविधान खतरे में है देश में। एक उदाहरण भी दिलवा दो उनसे, कैसे खतरे में? उन्होंने तो ये नारा लगाना शुरू कर दिया संविधान खतरे में। अगर संविधान खतरे में है तो अपनी इतनी बड़ी फौज लेके इन ताकतों के खिलाफ खुल के सामने क्यों नहीं आती, हुंकार क्यों नहीं देती? हमने उन्हें यूपी की शेरनी की तरह देखा है, राजा भैया को ठोक दिया था, सारी हैकड़ी निकाल दी थी। लेकिन आज पता नहीं कौन सी राजनीतिक मजबूरी है कि वो खुल के विरोध में नहीं आ पा रही। उनको भी चाहिए, वो बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, अखिलेश जी भी बुआ कहते हैं, जैन जी भी बुआ कहेंगे, और कांग्रेस को, इनको सबको साथ लेके एक साझा मंच लेके पहले इनसे मुक्ति पालो, उसके बाद अपना देख लेना हिसाब किताब। नहीं, सबको प्रधानमंत्री बनना है ना, जयंत को भी, अखिलेश को भी, मायावती को भी, ममता बनर्जी को भी, नीतीश कुमार को भी, मुझको भी। जयंत के पास एक सीट नहीं है, मेरे पास भी एक सीट नहीं है, मुझे भी प्रधानमंत्री बनना है। सब कह रहे हैं मुझे बनवाओ। तो ऐसे कैसे? मैं उनसे बुरा कैंडिडेट हूँ क्या? आप बताइए, आपका वोट अगर पड़ने लगे जयंत चौधरी पे और संजय सिंह पे, तो आप किसे डालेंगे? जो अच्छा होगा। अरे आप दोनों आपके सामने हैं, आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। मुझे वोट देंगे प्रधानमंत्री के लिए या जयंत को देंगे? किसको दें? ये तो आपका वोट है, आप बताइए ना। आप अपनी चॉइस तो गुप्त होता है। अपनी चॉइस तो बता दीजिए। हम दो में से किसे अच्छा बेहतर कैंडिडेट मानते हैं आप डर क्यों रहे हैं? नहीं, मुझसे तो आप नहीं डरते। जयंत से क्या डर है आपको? आप बताइए किसे चुनेंगे? नहीं, वोट तो गुप्त होता है ना, कोई भी किसी को दे सकता है ना, वोट बताता। अरे हम 2 ही जने हैं और एक ही वोट है यार, क्या गुप्त रह जाएगा? चलो 2 कैंडिडेट हैं, मान लिया हमने आपको दे दिया। आपका समझदारी का कदम है, अच्छे दिन आएंगे। अगर आपका वोट मेरे साथ है तो अच्छे दिन आएंगे और आपका समझदारी का कदम है और भारत का भविष्य उज्जवल है। और बताइए क्या कहना चाहते हैं? अगर जयंत को देते तो बिक गए, आप डर गए, जातिवादी हो गए हैं, आपको राष्ट्र की चिंता नहीं है। वही सारे जुमले जो भागवत जी कहते रहते हैं, ये तो समय के ऊपर होता है। अगर जैन जी को देंगे तो आप बिक गए, डर गए, और मुझे देंगे तो आप समझदार हैं, देश का भविष्य उज्जवल है। जयंत कौन है देश में इस टाइम? मेरी तरह एक आम नागरिक, उसके पास भी एक वोट है, मेरे पास भी एक वोट है, उस पर भी एक भी एमपी नहीं है, मेरे पे भी नहीं है। बस फर्क इतना है कि उनके पास पार्टी है, उन पे पार्टी है, मुझ पे पार्टी नहीं है। आप कल पैसा खर्च करिए, मैं भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करा देता हूं। लेकिन वकील साहब एक बार बताइए, जो राजनीति बीजेपी करती है उसकी कार्ड क्या है किसानों के पास, या जो तमाम विपक्ष में नेता हैं उसकी कार्ड नज़र नहीं आ रही हमें तो। बीजेपी की राजनीति क्या? जो राजनीति करती है, जिन मुद्दों पे करती है वो बांटने की राजनीति करती है, और इसकी एकमात्र एक काट एकता है। एकता के लिए अपने स्वार्थों को त्यागना पड़ता है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अंधी महत्वाकांक्षाओं, जैसे आपने कहा अभी कि सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो ये अंधी महत्वाकांक्षाएं हैं मेरे दोस्त, इनसे मुक्ति पानी पड़ेगी। हम सब इन चीज़ों में अंधे हो गए, इसीलिए तो ये भारत जो है धृतराष्ट्र की सभा बन गया है। वैसे हम लोग अच्छे लोग हैं। आपको लगता है मुक्ति पाने को तैयार है? देखो जी, एक बात बताऊँ मैं, स्वार्थ त्यागने के लिए तैयार है। एक बात बताऊँ मैं, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर इंटरनल बात है, और चाहें तो आप इसे एडिट कर दीजिएगा प्लीज़। दिल्ली के ऊपर हुकूमत कौन करेगा, ये प्रक्रिया एक बहुत
फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है। हाँ, कलकत्ता और मुंबई डिसाइड करेंगे हु विल रूल दिल्ली नेक्स्ट टाइम। कलकत्ता में पब्लिक के वोट्स ने बीजेपी को पीटा है, लेकिन मुंबई में सरकार बन चुकी थी, गठबंधन सत्ता में आ चुका था, तब इनको राजनीति करके शरद पवार जी ने पीटा है और उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई। शरद पवार जो ना कितने वर्षों से जोर लगा रहे हैं, वो दिल्ली की चौखट पे आज तक नहीं अरे भाई, बजट जब और टाइम बजट आएगा, हो गया जब वो। टाइम आएगा तभी तो आएंगे। अब मराठों की कमी है, मराठों का नंबर भी है नेचुरली। आप ये मत मानिए कि संघ का जो नुमाइंदा है वो हिंदुत्व की शक्ति को या मराठा शक्ति को या शिवाजी महाराजे की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। वो नहीं, वो आपने सदाशिवराव कहा भाव को मराठों का- करता है। मराठों का नंबर है, दलितों का नंबर नहीं है। कैंडिडेट लॉ, कैंडिडेट लॉ। दलितों के पास नहीं नहीं, candidate एक बताओ, एक बताओ। तमाम कैंडिडेट नहीं नहीं, बताओ ना एक। कितने नेता हैं दलितों के? कोई दलित नेता ऐसा है जो अडानी और अंबानी की थैली बंद करवा देता बम्बई में? हाँ, कोई शरद पवार ने करवा दी। एक एमएलए नहीं बिका। कितने दिन में सरकार बनाई वहाँ? हाँ, कितने इत्मीनान से सरकार बनाई? एक एमएलए नहीं बिका। इसका मतलब ये है कि भाई उसके बात में दम था। उसने सेठों को, तुम्हारे को फिर बहकाने के लिए सेठ आएंगे। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मुझे खुद दलितों में उस व्यक्ति का इंतज़ार है जो खड़ा होकर ये कह सके कि इस संविधान के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसके हिसाब से देश चलेगा। नहीं, हर दलित कहता है इस बात को तो। वो ज़्यादातर जितने कहते हैं उन्होंने पढ़ा भी नहीं है। आप इतनी सीरियसली इंडियंस को लिया मत करिए। यहाँ वकील तो पढ़ते नहीं, हाई कोर्ट के जज तो संविधान पढ़ते नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज तो संविधान मेरी मर्जी आर्बिट्रेरियस के शिकार हैं। आम आदमी पढ़ लेगा, किसान पढ़ लेगा संविधान। कितने रुपए का आ रही है कॉपी? संविधान का चैप्टर भी होना चाहिए देश के। हाँ, और चर्चा में आना चाहिए। लोगों को मालूम होना चाहिए हाँ। कि संविधान क्या कह रहा है और ये क्या कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं है वास्तव में। अभी तक तो नहीं है, बहके हुए हैं बेचारे। भारत की जो मूल समस्या वो है अज्ञानता, अहंकार और कायरता। इन तीनों में से, और ये तीन पाए का स्टूल बड़ा मजबूत होता है, इसी वजह से यहाँ पे मूर्ख हुकूमत कर रहे हैं। वरना आप बात मुझे बताइए कि ऐसी हुकूमत जो आंकड़े नहीं देती, जो आंकड़े गड़बड़ करती है, जो झूठे हलफनामे देती है, जो झूठ पे झूठ बोलती है, ऐसी सरकार को दुनिया का कोई देश बर्दाश्त कर सकता है? लोकतांत्रिक देश हम कर रहे हैं। ये झूठ बोलने का तो चलन सा हो गया ना देश में। हर संगठन, हर पार्टी झूठ बोलने का काम कर रही है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड अमेरिका इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी। अमेरिकन ने भी इन्हीं जज्बात में आके अमेरिका फर्स्ट और दिस एंड दैट एक पागल चुन लिया था। 4 साल तक उनकी संवैधानिक संस्थाओं ने उसे काम नहीं करने दिया। पत्रकार उससे, आपने भी 50 बार देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार लड़ जाते थे। और हमारे यहाँ आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? तो मोदी जी ने ओरिजिनल जवाब नहीं दिया। सवाल तो आपके आंदोलन में नहीं पूछा जाता। उसका ओरिजिनल जवाब था कि भाई चुरा के भागता था तो काटता कैसे, इसलिए दौड़ते दौड़ते चूस के खा लेता आपके था। आंदोलन में सवाल पूछने की आज़ादी है? मेरा अगर आंदोलन आप कह रहे हो नहीं, तो- मैं आप हैं ना इस आंदोलन। तो मेरे पे किसी ने रोक लगा रखी है क्या? हाँ। आप जो पूछते हो उसका ईमानदारी से जवाब देता हूँ। नहीं, ये और बात है, हाँ। ये और बात है। यहाँ चंद लोग नाराज हो जाते हैं, हाँ। पर बाद में यही कहते हैं भाई ठीक है, कह रहा है कहने दो। रोकते नहीं है। मुझे भी उनके अपने अपने आइडियाज़ हैं, वो एक सेट लाइन पर चल रहे रहा हैं ना वकील साहब। बात तो वही है ना, पार्टियां भी वही कर रही हैं, संगठन भी सब अपनी अपनी मर्जी से हाँक रहे हैं ना हर चीज़ को। संविधान को तो कोई समझ ही नहीं रहा है, ना कोई समझना चाहता है। तो फिर एक काम कर लो, 15 मिनट का टाइम मुझे रोज़ दो। मैं 15 मिनट में आपको संविधान के ऊपर अगर मैं 10-15 बार भी बोल लिया हाँ। तो मूल बता दूंगा कि क्या कह रहा था, क्या कर रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो। नहीं, लिखा पढ़ी चीज़ें तो समझ में आती ही ना लोगों को इस देश में। मैं तो आसान करके समझाऊंगा ना। देखिए, मेरे पास मेड इजी की एक प्रथा है। जब मैं लॉ का पेपर देने जाता था तब भी मेरे रफ नोट्स मेरे साथी नकल के लिए फोटो स्टेट करा के ले जाते एक थे। आखिरी सवाल वकील साहब, आसान भाषा में आसान तरीके में समझा दो, ये किसान आंदोलन कैसे सफल होगा या नहीं होगा? अभी तक की जो रणनीतियाँ। देखिए सरकार, पहले आप ये मानकर चलिए कि अगर ये असफल हुआ तो इन किसानों के पास 3 बेसिक फंडामेंटल चीज़ें ऐसी हैं कि इनकी ज़िंदगी पर असर नहीं पड़ेगा। इन्होंने किसी के लिए नहीं बोई, इन्होंने कोई अनाज पैदा नहीं करा बिकने के लिए, अपने खाने के लिए कर लेंगे। इनके पास भैंस है,
चर के आएगी, घर में उसका दूध निकालेंगे, मट्ठा पियेंगे, मक्खन खाएंगे, खीर बनाएंगे, लस्सी पियेंगे, जो चाहेंगे वो करेंगे। आपकी अगर सप्लाई चेन रुक गई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, राशन की दुकान से अनाज गायब हो गया, तो आप कहाँ जाओगे? गरीब तो ऐसे मरेगा। और अमीर का हाल बताऊं, मर्सिडीज में बैठा बैठा पूछ रहा होगा कि एटीएम में पैसे हैं कि नहीं है, मतलब और फिर अगले एटीएम तक भाग रहा होगा। किसान का दूध सर आटे से काम चल जाएगा और कुछ नहीं चाहिए उसे, लत्ता, दूध। कपड़ा, साबुन, तेल, मिर्च, नमक, कुछ नहीं चाहिए उसको। भाई साहब, हाँ, रोटी, कपड़ा और मकान, हाँ। अभी तो यहाँ लाले रोटी के पड़ेंगे। सूखी रोटी अभी खाओगे? घी दूध से नहीं निकलता। कब तुम तक? हिंदुस्तान में, अरे भैंस जब तक रहेगी, जब तक भैंस रहेगी तब तक दूध रहेगा, मक्खन रहेगा, मट्ठा रहेगा। कनक बोली हमने तो दलिया खाएं, पराठा खाएं, कैसे ही खाएं, भैंस- हमारे पे है, तुम पे तो वो भी नहीं है। भैंस को बांधने के लिए चैन कहाँ से लाओगे? दरवाजे में अंदर बंद कर लेंगे, वैसे हमारी भैंसें हाव 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 पे आ जाती हैं। आप चलिए। चिंता ना करो। सॉल्यूशन नहीं बताया आपने, कैसे जीता जाएगा? अरे मेरे भाई, मैंने आपको यही तो बताया था, जीतना तो हमारी मजबूरी है, अपने लिए नहीं, इस देश के लिए। और एक बात बता दूं मैं, जितना लंबा चलेगा, सरकार तो हर समस्या का इलाज सर्जन की तौर पे फ़ौरन चाहती है। अगर नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब साफ है कि हम जीत के रास्ते पर हैं।